तो उनसे बात कर लेते हैं। बाय द वे एजाज, सस्पेंस भी ख़त्म हुआ, निगरान काबीना भी सामने आ गई है। कोई बड़ा सरप्राइज आज सच है नहीं है? नो मोर। इन्हीं अफराद की मोर और लेस तवक्को थी कि इन्हीं पर मुश्तमिल लोग काबीना बनेगी। जी बिल्कुल, सरप्राइज़ उस एतबार से तो नहीं, लेकिन बाज़ नाम बिल्कुल सरप्राइज़ हैं। जिस तरह के मुर्तज़ा सोलंकी, लोगों ने इस बारे में शायद सोचा नहीं था कि मुर्तज़ा सोलंकी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो वज़ीर इत्तलात होंगे, तो वो एक सरप्राइज़ तो ज़रूर था। बाज़ नाम बड़े खुशगवार हैं, मुर्तज़ा सोलंकी हो गए और फिर जमाल शाह हो गए। इसी तरह आप अगर देखें कि हमारी नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हुए खलील जॉर्ज, उनका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो आए। जो सरफराज बुगटी हैं, उनके बारे में आइडिया था कि सरफराज बुगटी आएंगे, क्योंकि सरफराज बुगटी प्राइम मिनिस्टर अनवार काकड़ के बड़े करीबी दोस्त हैं। उनका एक बैकग्राउंड है कि वो होम मिनिस्टर हैं, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज़ को जानते हैं, बलूचिस्तान में सर्व कर बैठे हैं, मरकज़ में सेनेट में हैं, तो चीज़ों को समझते हैं, तो लग रहा था कि वो आएंगे और ऐसे ही हुआ। फिर एक और जो मैं ये कहूँगा कि नाम वो बड़ा अहम है, वो इस एतबार से अहम है कि ये जो अनवर हैदर अली हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, वो बड़े अहम हैं। उनको डिफेंस मिनिस्टर लगाया गया है। इनको पहले एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि चेयरमैन नादरा लगाया जाएगा, लेकिन वो चेयरमैन नादरा नहीं लगे, और ये वही साहब हैं जो कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो साबिक हुकूमत ने, इमरान खान साहब की हुकूमत ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, उसके सरबराह थे, तो उनको डिफेंस मिनिस्टर लगा दिया गया है। तो इंटरेस्टिंग नेम्स हैं, और ये तमाम नाम, इनमें से अक्सर नाम जो हैं वो पब्लिक डोमेन में नहीं थे। जलील अब्बास जिलानी फॉर्मर सेक्रेटरी, उनका नाम लिया जा रहा था, पहले प्राइम मिनिस्टर के तौर पे लिया जा रहा था, अब वो वज़ीर ख़ारजा आ गए। फिर शमशाद अख्तर साहिबा, उनका नाम वज़ीर ख़जाना के तौर पे पब्लिक डोमेन में काफ़ी हद तक आ गया था। तो ओवरऑल ये बात नहीं है कि सरप्राइज़ था या नहीं, ओवरऑल मेरे ख्याल में ये बात है कि क्या ये नाम इनकी शोहरत अच्छी है या बुरी है। तो मेरे ख्याल में जो नाम अभी तक सामने आए हैं उनके ऊपर कोई ऐसा जिसे कहते हैं ना दाग नहीं है, या कोई बैगेज वाले नाम हमारे सामने नहीं आए, कि होता है ना कि बैगेज वाले नाम आए हों। तो मेरे ख्याल में जो नाम आए हैं वो बेहतर आए हैं। ये नाम किस तरीके से आए हैं उसके ऊपर आप एतराज़ कर सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर ये नाम परफॉर्म कर जाएं तो एतराज़ात जो हैं वो लोग भूल जाते हैं। शोहरत के हामिल अफराद हैं। हाँ, जमाल शाह साहब का नाम भी आया, बिल्कुल, उनका भी नाम बीच में आ गया। तो अब इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद ये तय हो चुका है कि इस साल तो इलेक्शन ऑब्वियसली मुमकिन नहीं है, बल्कि इस साल इलेक्शन का स्केड्यूल आना भी मुश्किल ही लग रहा है, और निगरान हुकूमत की मुद्दत भी तवील हो गई ऑटोमेटिकली। तो क्या यही वजह है कि, मतलब यही वजह लग रही है कि इतनी बड़ी काबीना जो रखने का और क्या मकसद होगा? देखिए, निगरान हुकूमत एक लंबे दौर के लिए आएगी, ये बात तो पहले से तय थी। ये बात भी राइटिंग ऑन द वॉल थी कि इलेक्शन जो हैं वो डिले होंगे, क्योंकि जो पुरानी हुकूमत है उसने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने फैसला किया था कि हम नई सेंसस के तहत, यानी नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन करवाएंगे। तो उसके तहत तो डीलिमिटेशन या हल्का बंदियाँ तो होनी थी, तो हल्का बंदियाँ तो 1-2 माह में नहीं होती, वो 4 से 6 माह में होती हैं। तो ये बात तो पहले से तय थी। अब ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसे फॉर्मली अनाउंस कर दिया है। जो कैबिनेट आई है, कैबिनेट देखिए आई तो इसी मुद्दत के लिए है कि फरवरी के एंड तक, मार्च के पहले हफ्ते तक इलेक्शन हो जाएं। अगर ये कोई ऐसी सूरत हाल ना हुई तो मुझे लगता ये है कि इलेक्शन तो होंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी, आपको पता है, अनटूवर्ड सूरत हाल पैदा हो गई, या कुछ लोगों ने ये सोच लिया कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने, या कुछ लोगों ने ये सोच लिया कि जी ये तो बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं, हम इलेक्शन पे यकीन नहीं रखते, तो वो फिर एक प्रॉब्लम होगी, और वो सिचुएशन अच्छी नहीं होगी, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए नहीं अच्छी होगी, और ओवरऑल पाकिस्तान के लोगों के लिए अच्छी नहीं। एब्सोल्युटली, मतलब ये तो कोई सोचना चाहिए भी नहीं कि इलेक्शन नहीं कराने या बहुत ज़्यादा कोई देर से कराने हैं। मेरा ख्याल है कि सियासी जमातें भी बड़े मामले की नब्ज़ पर हाथ रख कर बैठी हुई हैं। अगर उन्हें भी महसूस होगा कि हाँ, ये मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा तवील हो रहा है मामला, तो वो सारे भी मिल जाएंगे। और फिर सर्टनली जमहूरियत के लिए तो कोशिशें इस मुल्क में इससे पहले भी हुई हैं और आइंदा भी होंगी, अगर कोई ऐसी नौबत आए, अल्लाह करे कि ना आए।
अच्छा जी, आप ये बता दीजिए एजाज़ कि इस काबीना को तवील अरसे तक, मतलब जितना भी अब सामने आ रहा है मामला, उस टेन्योर तक तो मुल्क चलाना है, आइनी तौर पर महदूद इख्तियारात के साथ मुल्क चलाना है, कुछ चेंजेस की गई हैं। आपको लगता है कि चैलेंजेस होंगे या फिर नहीं? सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? लेट्स टॉक अबाउट दैट। चैलेंजेस तो बहुत हैं। मेरे ख्याल में जो निगरान हुकूमत है इसके दौर में जो IMF का जो मुआहदा है उस पर अमल दरामद करना ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इस निगरान हुकूमत को भी इकॉनमी एक बड़े चैलेंज की तरह मिली है और मेरे ख्याल में अगर ये इकॉनमी को ठीक कर सके वो इनके लिए एक बड़ा जिसे कहते हैं ना ब्लू लिटमस टेस्ट इनकी इकॉनमी की पॉलिसी होगी। फिर इस आपने कहा कि जी लिमिटेड पावर्स मिली है, मैं तो समझता हूँ ज़्यादा पावर्स मिली हैं। इलेक्शन एक्ट में आपने तरमीम कर दी कि ऑन गोइंग जो तरक्याती मंसूबे हैं उन पर ये कार्रवाई कर सकते हैं, वज़ीर-ए-आज़म के पास, काबीना के पास इख्तियार है। फिर साथ साथ एक और बड़ा अहम इख्तियार है, वो है प्राइवेटाइजेशन कमीशन का, कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन का लॉ है उस पर ये कैबिनेट और ये हुकूमत फैसले कर सकती है। यानी कि अगर PIA खसारे में है, यानी कि अगर आपकी स्टील मिल्स खसारे में है या रेलवे खसारे में है, जो कि ये तीनों इदारे हैं, आपको पता है कमोबेश 1400 अरब रुपए, कमोबेश 1400 अरब रुपए हम इन इदारों के ऊपर खर्च करते हैं। डिस्कोज हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं वो भी खसारे में है। तो अगर इस सारे मामले को ये रिजॉल्व कर लेते हैं, कड़े फैसले ले लेते हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी बात होगी। तो इकॉनमी नंबर 1 चैलेंज है और दूसरे नंबर पे जो चैलेंज है वो अगेन मैं कहूँगा लॉ एंड ऑर्डर है। आपको पता है TTP के साथ, फिर अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ जो हमारा मामला अफगानिस्तान के हवाले से जो चल रहा है वो बड़ा मसला है और इसमें वजारत दाखिला के साथ साथ फिर वजारत खारजा के ऊपर भी अहम जिम्मेदारियाँ आयद होंगी। थैंक यू एजाज, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।